गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और जैसा कि आज है 28 जून, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 28 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। और उसके भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे काम करने की हिम्मत आती है और एक पॉजिटिविटी सी फील होती है। और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे, जिनकी एक विचारधारा है, विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव कराता है और गाने लगता है। यानी कि अगर चारों तरफ अंधेरा हो, आपको चारों तरफ से ऐसा लग रहा हो कि परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो निश्चित ही कि विश्वास का एक बीज ऐसा होता है, अगर वो आत्मविश्वास आपके पास है, अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी परिस्थिति से निपट लेंगे, तो चारों तरफ आपके आस-पास प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को याद करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद करते हैं, और आज उनको याद करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैं बात कर रही हूँ आज, राष्ट्रीय जीवन बीमा जागरूकता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यानी नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के बारे में बात हो रही है, जो हर साल 28 जून को मनाया जाता है, और इस बार भी 28 जून को हम ये डे मना रहे हैं। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग के बारे में मैं बात करूँ तो भारत सरकार के द्वारा 1999 में, यानी 1999 में ये डिसाइड किया गया था कि हर साल नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका एम और उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है, लोग अपने जो भी पैसे कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो किस तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बीमा कंपनियां कैसे उनकी सहायता कर सकती हैं, इसके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हमने बात कर ली 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के बारे में। ओके, आइए बात करते हैं डीबीएस बैंक इंडिया के बारे में। देखो, जो डीबीएस का बैंक इंडिया है, यानी डीबीएस की जो बैंक इंडिया की जो ब्रांच है, उसके लिए भारत की तरफ से रजत वर्मा को सेलेक्ट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया के लिए। यानी कि डीबीएस बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग कौन होंगे? तो रजत वर्मा होंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये नीरज मित्तल की जगह ले रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर डीबीएस बैंक लिमिटेड के बारे में देखो, तो सबसे पहले जो ये डीबीएस बैंक लिमिटेड है, ये एक मल्टीनेशनल बैंक है और वित्तीय सेवा प्रोवाइड कराती है। सिंगापुर की एक बैंक है। कहाँ की बैंक है? सिंगापुर की बैंक है। मल्टीनेशनल बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम करती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय सिंगापुर के मरीना बे जिले में मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर में देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर हो गई बात। और साथ में ही ये दो बैंकों, यानी कि जो दो बैंक है, जैसे कि ओसीबीसी बैंक और यूओबी बैंक, है ना, ये सिंगापुर के जो तीन बड़े बैंक है उसमें से एक आता है, जिसमें से एक क्या है? ओसीबीसी बैंक है, और दूसरा है यूओबी बैंक। क्लियर। और तीसरा है डीबीएस बैंक। बात समझ में आ गई। और इसकी शाखाएं आपको चाइना में, भारत में, इंडोनेशिया में, हांगकांग में और ताइवान में देखने को मिल जाएंगी। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा वहाँ का एक सरकारी हॉस्पिटल है। कहाँ का? केरला में एक जगह है, एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है अलापुझा। ठीक है, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ के डॉक्टर डॉक्टर के वेणुगोपाल, डॉक्टर के जो वेणुगोपाल है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। उनका जो प्रमुख योगदान है चिकित्सा के फील्ड में, यानी जो डॉक्टरी सुविधाएं हैं उसको प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने जो काम किया है, इस वजह से डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को हमारे देश का नेशनल डॉक्टर डे होता है, यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस दिन 2023 के लिए नई दिल्ली में जो हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुख्यालय है, वहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इनको सम्मानित किया जाएगा, जो बिलोंग करते हैं केरला के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं। और ये कौन है? तो ये एक डॉक्टर हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई।
अच्छा, ये किस तरीके के डॉक्टर हैं? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि श्वसन चिकित्सा में मुख्य सलाहकार हैं, यानी जो श्वसन चिकित्सा है उसमें इनका मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। ओके। अच्छा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बारे में बात करें तो इसको हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पिछले 32 वर्षों से हम ये जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है या नेशनल डॉक्टर्स डे है वो मना रहे हैं। अच्छा, ये किसके नाम पर स्टार्ट किया गया था? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पर स्टार्ट किया गया था, उनको सम्मान देने के लिए स्टार्ट किया गया था। अच्छा, पेशे से ये एक डॉक्टर हैं, साथ में पॉलिटिशियन हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और शिक्षा अधिवक्ता भी रहे हैं, यानी शिक्षा के फील्ड में भी इन्होंने काम किया है। जिनके काम को बताने के लिए जिनको सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ओके। और 2022 की थीम क्या थी जब हमने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करा था उस टाइम पर? तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इस थीम के साथ 2022 का डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बात करें तो स्थापना 1928 में करी गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके कौन है? तो अध्यक्ष इसके हैं सहजानंद प्रसाद सिंह। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके निदेशक मंडल में जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में माइकल मिबाज को शामिल किया गया है ना? यानी मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं माइकल मिबाज, इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में शामिल किया गया है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम है वो स्पेशली दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और अमेरिका के बीच में, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें ग्रोथ करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, उसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम को अपनाया गया था। ठीक है, जिससे कि दोनों देश नए विचारों को अपना सकें, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे सकें और साथ में जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो भी चुनौतियां हैं उसका समाधान कर सकें। ओके, यानी दोनों देशों के इकोनॉमिकल कंडीशन को ग्रोथ करने के लिए ये पार्टनरशिप फोरम बनाया गया है, जिसका नाम है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, जिसमें शामिल हो गए हैं कौन? मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल मिवाज को शामिल किया गया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जैसा कि मैंने बता दिया आपको यूएस इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के बारे में, तो यूएस और भारत की साझेदारी को मजबूत करना इसका काम है, व्यापार को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के फील्ड में काम करता है और विभिन्न तरह के तरीके की, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड यानी पावर से रिलेटेड, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है दोनों देशों के द्वारा इस फोरम के माध्यम से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जून 2023 को भोपाल में एक जगह है, एक भोपाल का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी 5 नई वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट करी गई हैं और इसके लिए हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 जून को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के द्वारा, ठीक है, से रवाना करी गई हैं। अच्छा देखो, इसमें ट्रेनों में कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। 5 तो रांची और पटना के बीच में चलने वाली, धारवाड़ के एसआर बेंगलुरु, गोवा टू मुंबई, भोपाल इंदौर और भोपाल और जबलपुर, ये 5 ऐसी वंदे भारत ट्रेनें हैं जिसको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? तो मंगू भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राजस्थान जो राजधानी है यहाँ की क्या है? तो भोपाल है। और आप देख सकते हैं भारत के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल हृदय में मध्य प्रदेश बसा हुआ है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई वंदे भारत जो ट्रेनें स्टार्ट की गई हैं उसके बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना क्या काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, चाइना जो है पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट
की परियोजनाएं चला रहा है चश्मा नाम से। किस नाम से? चश्मा नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करी जा रही है चाइना के द्वारा, और इसके लिए जो अनुदान है वो भी दे दिया गया है चाइना की तरफ से। इसी के बारे में बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चश्मा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके तहत 5 परियोजनाएं चलाई जाएंगी, जिसमें से जो 5वीं परियोजना है वो कहाँ पर चलाई जाएगी उसके विषय में बात हो रही है। तो जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत वाला एरिया है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ का मध्य प्रांत वाला जो एरिया है, वहाँ पर चश्मा 5 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी स्थापना करी जाएगी। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी होगी? तो 1200 मेगावाट। कितनी होगी? 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। और इसके निर्माण के लिए चाइना जो है पाकिस्तान को $4.8 बिलियन देगा। कितना देगा? $4.8 बिलियन देगा, और इसके लिए समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो आई होप कि आपको जो ये चश्मा प्रोजेक्ट है ये समझ में आ गया होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पहले ही चाइना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $65 अरब दे चुका है। $65 अरब दे चुका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही है पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो असाइनमेंट, जो समझौता हुआ है $4.8 बिलियन की जो डील हुई है उसके बारे में, जिसमें 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? सेंट्रल प्रोविंस में। कहाँ पर? पंजाब के, जो पाकिस्तान में स्थित है। ओके, क्लियर? अच्छा देखो, पाकिस्तान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिटेलिंग अच्छे से दे दी है, कि जो ये चश्मा नाम का प्रोजेक्ट है इसके तहत 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करी जाएगी। ठीक है? और संयुक्त रूप से ये जो चार प्रोजेक्ट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो 1330 मेगावाट है। ठीक है? और जो पांचवी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो यानी टोटल 2290 मेगावाट का जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी चाइना के द्वारा चश्मा प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है? तो इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नंदी पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? नंदी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारे देश के जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा। कब लॉन्च किया गया है? तो 26 जून को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के कृषि भवन में। ठीक है? नई दिल्ली में कृषि भवन है, वहां पर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस पोर्टल का फुल फॉर्म अगर देखें, नंदी है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन सिस्टम। एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन सिस्टम, यानी कि नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन। ये है फुल फॉर्म नंदी का, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे देश के डेयरी मंत्री और कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। अच्छा देखो, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या होगा? स्पेशली जो नंदी पोर्टल है, इसके माध्यम से भारत के जो जानवर हैं, भारत में जो पशु रहते हैं, उनके हेल्थ के क्षेत्र में एक तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है? यानी जो डिजिटली पशुओं के स्वास्थ्य को, उनके हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली जो पोर्टल है नंदी, इसके बारे में। ओके, जिसका नंदी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन सिस्टम। आइए बात करते हैं किसके बारे में? जो अडानी समूह है। ठीक है ना? अडानी ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा है। तो अडानी ग्रुप का स्थापना दिवस समारोह था, और इसके दौरान जो गौतम अडानी थे उनके 61 नंबर का बर्थडे था, यानी 61 नंबर का जो बर्थडे था, उस पर क्या किया गया है? जीतेंगे हम नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। जीतेंगे हम नाम से एक अभियान शुरू किया गया है गौतम अडानी के 61वें बर्थडे पर।
और अडानी समूह के स्थापना दिवस समारोह के तहत। और इसके तहत क्या किया गया, तो ये जो अभियान या जो कैंपेन चलाया गया है जीतेंगे हम, इस कैंपेन के तहत 1983 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें भारतीय क्रिकेट टीम जीती थी, ठीक है ना, तो उस क्रिकेट टीम को सम्मानित किया गया है। और साथ में ही जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, उसके लिए जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी इस तरीके का जो ये कैंपेन है ये चलाया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, जीतेंगे हम नाम से। क्लियर हो गई बात। जीतेंगे हम अभियान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 40वीं वर्षगांठ के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीत गया था क्रिकेट के फील्ड में, तो इस टीम को सम्मानित किया गया है। और जो 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में जीतेंगे हम अभियान चलाया गया है। और जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पे हैशटैग जीतेंगे हम का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो क्रिकेट से रिलेटेड खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। और साथ में ही करके दिखाएंगे, करके दिखाया है और करके दिखाएंगे, इस तरीके का स्लोगन भी बोला जा रहा है, करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात। देखिए, अब आज अभी जो बात कर रहे हैं वो रायथू बंधु योजना के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रायथू बंधु योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जो तेलंगाना सरकार के द्वारा एक लिया गया इनिशिएटिव है वहाँ के किसानों के हित के लिए, वहाँ के किसानों को फाइनेंशियली एक तरीके से हेल्प करने के लिए, है ना। यानी रायथू बंधु स्कीम जो है स्पेशली फाइनेंशियली रूप से हेल्प करने के लिए है। किसके लिए? तेलंगाना के किसानों के लिए। अब देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से है। तो देखो, इस स्कीम के तहत जो तेलंगाना है, वहां पर अगर कोई किसान ऐसा है जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, ठीक है ना, तो उनके बैंक खातों में सीधे पैसा जाएगा। और पैसा अच्छा, टोटल कितने किसानों को फायदा होगा? तो टोटल 22,55,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। और उनके यानी 22,55,000 किसानों के खातों में, बैंक खातों में सीधे 640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा होगी। कितनी राशि जमा होगी? 640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये योजना है ना, ये जो योजना है इसके 11वें संस्करण में, यानी जब जब इसका 11वें नंबर का एडिशन होगा तो उस समय लगभग 70 लाख किसानों को फायदा होगा। जो खरीफ की जो फसल होगी उसके तहत लगभग 7,720 करोड़ रुपए से अधिक की जो वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियली जो असिस्टेंस है, यानी जो फाइनेंशियली हेल्प है, वो प्रोवाइड कराया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा रायथू बंधु योजना के तहत, जिसमें सीधे पैसे किसानों के अकाउंट में जाएंगे। समझ में बात आ गई। और अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ कितने हजार रुपए एक किसान को मिलेगा? तो प्रति एकड़ लगभग 10,000 रुपए मिलेंगे एक किसान को। और स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, है ना, और स्पेशली जो स्थानांतरण खेती करते हैं, यानी एक जगह पर जाते हैं, खेती करते हैं, फिर काटते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, फिर जला देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, उन किसानों को भी इस स्कीम से फायदा होगा, जिसका नाम है रायथू बंधु योजना। ओके, तो हमने बात कर ली रायथू बंधु योजना के बारे में, जिसमें 1.5 लाख जो पोंडू फार्मर है उनको भी सहायता मिलेगी फाइनेंशियली। अच्छा, पोंडू फार्मर्स का मतलब क्या है? पोंडू फार्मर्स का मतलब है वो जनजातियां, वो ट्राइब्स जो खेती करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर घुमक्कड़ खेती करते हैं। यानी एक जगह पर गए, खेती किया, वहां से जो अनाज हुआ लिया उसको और फिर खेत को जला दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, तो उस खेती को बोलते हैं या उन किसानों को बोलते हैं पोडू फार्मर्स। ठीक है, तो 1.5 लाख जो पोडू फार्मर्स है उनको भी हेल्प मिलेगी। रायथू बंधु योजना के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तेलंगाना सरकार की योजना है, जिसका अर्थ होता है किसान का मित्र। ठीक है, और स्पेशली जो किसान है जिसके पास 1 एकड़ से कम की जमीन है, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये जो स्कीम है ये चलाई जा रही है, इसकी जिसकी घोषणा 2018 में करी गई थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसमें स्पेशली मौसम के अनुसार जो फसल स्टार्ट होती है उसमें सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी और सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा जाएगा, जिससे कि किसान निवेश कर सके खेती में। अपनी जो कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं उसमें किसान
इन्वेस्ट कर पाए। क्लियर हो गई बात। आइए बात करते हैं उड़ीसा सरकार के भुवनेश्वर में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको QCI कहते हैं, वो कहाँ पर हुआ है? तो उड़ीसा की जो सरकार है उसके द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया गया है। जब जब उड़ीसा की सरकार के द्वारा भुवनेश्वर में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक हुई, तो इसमें उद्योग संघों के सहयोग से, है ना, जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेल्प से उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प यानी उड़ीसा क्वालिटी मिशन लॉन्च किया गया। उड़ीसा क्वालिटी मिशन को लॉन्च किया गया है। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, अब इसमें क्या किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखो, ये जो संकल्प है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्य सचिव हैं प्रदीप कुमार जेना और विकास आयुक्त हैं श्रीमती अनु गर्ग, है ना। तो इनकी उपस्थिति में इस संकल्प को लिया गया है जिसका नाम है ओडिशा गुणवत्ता संकल्प यानी उड़ीसा क्वालिटी मिशन। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो इसमें स्पेशली प्राथमिकता दी जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव करी जाएगी, जो जो वहाँ के उड़ीसा सरकार के भुवनेश्वर में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, है ना। अब क्वालिटी किस चीज़ की इंप्रूव करी जाएगी? तो उद्योगों के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, है ना। तो उसमें क्वालिटी देखी जाएगी क्वांटिटी की अपेक्षा, और क्वालिटी में सुधार करने के बारे में भी बात किया गया है। ओके, तो हमने बात कर ली QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसको भारत सरकार और भारतीय उद्योग के द्वारा 1997 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1997 में इसको स्थापित किया गया था, स्पेशली भारत के सभी क्षेत्रों में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसमें जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है इसके द्वारा प्रॉपर इसकी जांच करी जाती है, निरीक्षण करा जाता है, जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए काम किया जाता है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ में जो QCI है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं जगसय शाह। कौन है? जगसय शाह इसके अध्यक्ष हैं। देखिए, अभी जो बात हो रही है वो है पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भारत का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इनके बीच में समझौता हुआ है। समझौता किस बात पर हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो समझौता हुआ है दोनों के बीच में, यानी पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच में समझौता इस बात पर हुआ है कि किस तरीके से जो पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो मिट्टी है जिस पर किसान खेती करता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित करने के लिए पिक्सेल के पाथ फाइंडर उपग्रहों के हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग करता है। यानी कि जो पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हुए जो किसान है उसकी फसल की जांच की जा सकती है, फसल में किस चीज़ की कमी है, कीड़े लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, किस तरीके से फसल यानी कि जो फसल की हेल्थ है उसकी पूरी निगरानी रखी जा सकती है। मिट्टी की क्वालिटी के बारे में, जो मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं इसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है और फसल का मानचित्रण भी किया जा सकता है पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सेट है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सेट के उपयोग से ये सारी जानकारी मिल सकती है जिससे फसल से और खेती से संबंधित जो जोखिम है उसका मैनेजमेंट पहले से ही किया जा सकता है। ओके, बात समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच में जो समझौता हुआ है उसके विषय में। देखिए, जो बात हो रही है यहाँ पर इस हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। इस टेक्निक के तहत क्या काम किया जाएगा? स्पेशली इस टेक्निक के तहत उपग्रहों के माध्यम से जो ज़मीन है, जो खेती से रिलेटेड जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी की निगरानी की जा सकती है, फसल के हेल्थ की निगरानी की जा सकती है और जो भी फसल से रिलेटेड जो जानकारी है वो उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे
अगर कोई भी ज़मीन की क्वालिटी पता चल जाए और फसल के बारे में पता चल जाए, तो जो भी फसल की हानि होने वाली है, उससे पहले से ही बचा जा सकता है। तो इस तरीके से जो इमेजिंग तकनीक के माध्यम से फसल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। मिट्टी की पोषक तत्वों की भी जानकारी होने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्व डाले जा सकते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कुछ न्यूज़ हैं जो संक्षेप में है, देख लेते हैं क्या क्या है, फटाफट इसको देख लेते हैं वन लाइनर में। देखो, पशुधन और पशुधन उत्पाद विधेयक 2023 को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। अच्छा, इसमें क्या था, स्पेशली जो घरेलू जो पेट कैट होते हैं, पेट जो डॉग्स होते हैं, ऐसे जानवरों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बात की गई है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली की सरकार वो क्या कर रही है, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर आई है नई दिल्ली। और इसके तहत जो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, जो इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, उसको लीगल करने की बात कही गई है नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्री एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक पहल स्टार्ट करी है जिसका नाम है वन नेशन वन हेल्पलाइन। वन नेशन वन हेल्पलाइन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, जिसमें क्या किया जाएगा, तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो 1098 है, और साथ में ही महिला और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली जो 112 है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर वन नेशन वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ देखो क्या है, नशीली दवाओं से जो खतरा है, तो इस खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन कवच चलाया गया है नई दिल्ली में। यानी जो देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहां पर नशीली दवाओं पर रोक लगाने के लिए, उसके खतरे से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन कवच स्टार्ट किया गया है, जिसमें 776 व्यक्तियों को पकड़ा भी गया है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है, उसने एक रिपोर्ट दी है, और रिपोर्ट में ये बोला है कि कोविड-19 जब महामारी थी, तो उस समय यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष भी चल रहा था, जिसकी वजह से दक्षिण एशिया का जो एरिया है, यानी दक्षिण एशिया वाला जो एरिया है, वहां पर खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जैसा कि कल भी हमने बात करा था कि ग्रीस में संसदीय चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें से न्यू डेमोक्रेसी पार्टी थी, जिसके नेता थे किरियाकोस मित्सोटाकिस। क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोटाकिस, ठीक है। तो ये जो नेता हैं, ये जीत गए हैं और अब ये प्रधानमंत्री बनकर आएंगे ग्रीस के, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में और नए विचारों के साथ में। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बाकी आप सबको अच्छे से पता है कि जो भी कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़ते रहिए।